चाहे आप 100 क्वेश्चंस कर लो या आप 200 क्वेश्चंस कर लो। आज जो मैं 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो सभी एमसीक्यूज पर भारी पड़ेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक टॉपिक को या हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से कवर करूं। और अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है या न्यूमेरिकल्स भी नहीं समझ आते, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करे हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है इस चैप्टर में। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया ना, तो आपको इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। रीजन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर करती हैं, नहीं करती, तो असर्शन तो गलत हो ही गया। अच्छा, रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन होता है। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, Q1 है, Q2 है, Qn है, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगी? वो होगी वेक्टर सम ऑफ EQ1 प्लस EQ2 से लेके EQN तक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये क्या हो जाता है, वैसे दी जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वो सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती है, राइट। बट ये बोल रहे हैं डज नॉट सुपर इम्पोज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? टॉर्क इज PE साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा है। तो टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मिनिमम होगा। P और E फिक्स्ड है, तो साइन थीटा मिनिमम कब होगा? इन सारे केसेस में से देख लो। तो थीटा 0 है तो टॉर्क 0, थीटा 90 तो साइन थीटा 1 हो गया, राइट, और टॉर्क हो गया PE। अच्छा, अब अगर थीटा 180 हुआ तो साइन 180 0 होता है, तो अगेन टॉर्क 0 हो गया। तो इन सारे केसेस में कंपेयर करें तो टॉर्क मिनिमम है इन दोनों केसेस में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये क्वेश्चन भी टॉर्क पर ही बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इतना। द चार्ज ऑन द डाइपोल हमें निकालना है इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो इधर हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है ये देख लेते हैं। डाइपोल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स क्या? P और E के बीच का एंगल 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। टॉर्क 4 न्यूटन मीटर है। चार्ज ऑन डाइपोल निकालना है, Q ऑन डाइपोल निकालना है, और डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टॉर्क वाला फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। तो टॉर्क वाला फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है? PE साइन थीटा। तो हमारे पास टॉर्क है की वैल्यू है
ई की है, थीटा की है, तो अब हमारे पास कौन सी चीज़ बची? पी। तो इससे हमें ये बाकी 3 चीज़ें पता हैं, तो पी निकल जाएगा। तो पी क्या हो गया? टाउ बाय ई साइन थीटा। अब पी निकल गया तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज ऑन डाइपोल इनटू डाइपोल लेंथ। तो चार्ज ऑन डाइपोल निकल जाएगा क्योंकि हमें डाइपोल लेंथ भी पता लग गई और अब पी भी पता लग गया, राइट। तो आगे चलते हैं हम। तो पी क्या आ जाएगा? टाउ है हमारा 4, ई है हमारा 2 इंटू 10⁵, साइन थीटा क्या है? साइन 30 इज बेसिकली हाफ। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम मीटर, ठीक है। अब P मेरा है 4 इंटू 10⁻⁵। चार्ज ऑन डाइपोल मेरे को निकालना है, डाइपोल लेंथ Q ऑन डाइपोल निकालना है। डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना क्योंकि हम ऐसे यूनिट्स में काम कर रहे हैं। तो हो गया 2 इंटू 10⁻²। तो ये हुआ 2 इंटू 10⁻³ हुआ चार्ज ऑन डाइपोल, राइट। तो ये ऑप्शन कूलम, तो ऑप्शन से अगर मैच करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी में, क्योंकि मैंने बताया था 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं, 2 मिली कूलम इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। सो वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले अब तक हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे। अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। और रीजन वो कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। तो इसमें क्या है? इसके लिए मैं आपको ले चलूंगी एनसीईआरटी की एक इस पे। तो हमें क्या पता है कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और जब और यूनिफॉर्म हो तो कुछ टॉर्क भी लगता है जो कि हमने देखा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होता है? If the field is not uniform, in that case net force will be non-zero, and in addition there will be a torque on the system as before. तो इस केस में टॉर्क भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में टॉर्क भी नॉन जीरो और नेट फोर्स भी नॉन जीरो। अच्छा, तो जब नेट फोर्स, तो इधर लिख लेते हैं पहले। तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क इज नॉन जीरो और नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑल्सो नॉन जीरो। तो अच्छा, बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन कब होता है? ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जब उस पर नेट फोर्स नॉन जीरो। ट्रांसलेटरी वो मोशन होता है मतलब रोटेट नहीं कर रहा, वैसे मूव कर रहा है। और रोटेटरी मोशन कब होता है? वो रोटेट कर रही है बॉडी। तो रोटेट कब करेगी? जब टॉर्क नॉन जीरो। और तो ट्रांसलेटरी मोशन तब हो जब नेट फोर्स नॉन जीरो, और रोटेटरी मोशन तब होता है जब टॉर्क नॉन जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में हमने क्या देखा कि डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, बिकॉज इन दोनों केसेस में टॉर्क भी नॉन जीरो है और नेट फोर्स भी नॉन जीरो है। अब इसका रीजन क्या है कि डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। तो ये बिल्कुल सही है कि टॉर्क और फोर्स दोनों नॉन जीरो है, इसीलिए ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, राइट। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही, यस। तो आंसर ए होना चाहिए, राइट। लिख दो कमेंट पे, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, राइट। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते जाओ। देखो, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की लाइन से स्क्रीनशॉट लगाए हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये है, इसको भी ध्यान से समझो, ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी असर्शन एंड रीजन है। तो ये है अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है और P इज एंटी पैरेलल टू E।
ठीक है, तो एक डाइपोल बना लेते हैं पहले, -q, ठीक है, और इधर बोल रहे हैं P इज एंटी पैरेलल टू E, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इधर ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है जिधर मैंने एरो बनाया है। तो अब वो पूछ क्या रहे हैं ये देखते हैं। अब पूछ रहे हैं नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, तो एफ नेट ऑन डाइपोल निकालना है, ऑन डाइपोल। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान से देखो अब ये डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, दो चार्जेस हैं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या है, वो है वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रही हूँ मैं E माइनस क्यू, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नाम दे रही हूँ ई क्यू। तो E माइनस क्यू जो है वो ज़्यादा होगी ई क्यू से, नीचे लिख लेते हैं इसको। किसी भी चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर चार्ज माइनस क्यू हो तब फोर्स क्या हो जाती है, तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये वाला फोर्स जो है माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, बिकॉज इधर ये माइनस साइन आ गया। अच्छा, अब हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर लेते हैं। तो हम डायरेक्शन देख चुके हैं, हमने ये देखा एफ क्यू एंड एफ माइनस क्यू आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो एफ क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, क्यू टाइम्स ई क्यू, इधर जो ई क्यू हुआ वही तो हुआ क्यू टाइम्स ई क्यू, राइट। और एफ माइनस क्यू क्या हुआ, क्यू टाइम्स ई माइनस क्यू, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो हमने लिखेंगे हम इधर, है ना, वही चीज़ लिखी है मैंने। अब हमें क्या पता है कि ई माइनस क्यू इज़ मोर देन ई क्यू, ये मैंने यहाँ बता दिया था, है ना। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा, जल्दी बताओ। तो एफ माइनस क्यू विल बी मोर देन एफ क्यू, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो बड़ा होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो छोटा होगा। अब इसके वेक्टर और वो प्रॉपर बना लेते हैं। फोर्सेस को बनाने के लिए मैं कौन सा कलर लूँ, पिंक लेते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी, ये मैंने इधर बता दिया था, राइट। ये हो गई एफ माइनस क्यू, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या ध्यान रखनी है, एफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड एफ क्यू से बड़ा है, और एफ क्यू जो फोर्स एफ क्यू पे लगेगी उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा, राइट। अब इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एफ माइनस क्यू का, तो इसलिए मैंने एफ माइनस क्यू का ये जो लेंथ बनाया है वेक्टर का वो बड़ा है और एफ क्यू का छोटा है। और हमें क्या पता है कि जो नेट फोर्स है वो दोनों का वेक्टर सम है, तो नेट फोर्स जो लगेगी डाइपोल पे वो क्या है, एफ क्यू प्लस एफ माइनस क्यू का वेक्टर सम है। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बड़ी वाली फोर्स की डायरेक्शन में, राइट। ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इधर, तो एफ नेट का डायरेक्शन ये है। तो एफ नेट का डायरेक्शन हमने क्या देखा कि द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल is opposite to the direction of increasing field, ठीक है। अब मेरी डिक्रीजिंग फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मेरी फील्ड, तो मेरी फील्ड अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, तो मेरा जो नेट फोर्स है वो किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। तो ये समझ आ गया ना, अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेना दोबारा। तो नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन
ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या देखा कि P इज एंटी पैरेलल टू E, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। ये असर्शन ट्रू हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? हमने ऐसा इसलिए देखा बिकॉज फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज हैज़ लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। F माइनस क्यू बड़ा है, लार्जर इन मैग्नीट्यूड है, और एफ क्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, राइट। तो इस केस में सही आंसर क्या हुआ? असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर हुआ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये चीज़ आप NCERT में दिया हुआ है, अब उससे पढ़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इधर क्या है? A square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown. The electric flux linked to the surface in units is। अच्छा, अब आते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। Number of fishes caught in the net in 1 second depends on the velocity with which the fishes move। तो जितनी फिशेस इस नेट में ट्रैप होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी? सबसे पहला, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू नेट। तो जितनी ज़्यादा फिश की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा फिशेस इधर इस नेट में ट्रैप होंगी, है ना। और दूसरा, एरिया ऑफ नेट, जितना ज़्यादा इस नेट का एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फिशेस ट्रैप होंगी। तीसरा पॉइंट, ओरिएंटेशन। सो अगर मैंने नेट की ओरिएंटेशन कुछ ऐसे रख दी तो इससे अलग नंबर ऑफ फिशेस ट्रैप होंगी, और इस ओरिएंटेशन में अलग नंबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इन अ सिमिलर वे द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड and the area of the surface as well as relative orientation of field and surface। ये चीज़ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? फ्लक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है? E डॉट डी ए या डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलन नॉट। तो आप इसमें तो या तो अगर एप्सिलन नॉट का डायमेंशंस याद हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो मैं जनरली ये वाला पार्ट यूज़ करूँगी। तो मुझे फ्लक्स के डायमेंशंस क्या हो गए? वो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस इनटू ये डी एस क्या है? एरिया के डायमेंशंस है बेसिकली। तो और एरिया के डायमेंशंस क्या होंगे? लेंथ का स्क्वायर, ये तो सिंपली लिखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस निकालने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो और फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय चार्ज। मास का क्या आ गया? m डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, तो L t-2। अब आपको इधर Q लिखा जो इधर है, तो Q जो है एग्जैक्टली हम डायमेंशंस में, अगर आपने 11th क्लास में बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। चार्ज नहीं होता, उसमें करंट होता है। तो इसलिए हमें चार्ज को करंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू आई टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? I इंटू टी। तो करंट का होता है एम्पियर और टाइम की जगह आ गया T। ठीक है, तो ये आ गया। तो इधर आ जाएगा Q की जगह A इंटू ए टी, ये आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ओवरऑल लिखा जाए तो हो गया M L t-3 एम्पियर -1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमारे पास आ गया ये। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। तो फ्लक्स का डायमेंशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इंटू L स्क्वायर, तो आ गया M L
टी माइनस थ्री ए माइनस वन इंटू एल स्क्वायर, तो वो हो गया एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो कौन सा मैच कर रहा है जल्दी बताओ। डी पार्ट राइट, तो इसका आंसर हो गया डी। आंसर आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, तो फ्लक्स क्या होता है, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत जगह पूछा जा रहा है, बहुत जगह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन, ये किस पे, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस और एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैक्यूम में है बेसिकली, तो अगर वैक्यूम ना हो तो ये हो जाता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, कमेंट में लिखो, बताओ। ए, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। इफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो देन वी कैन इन्फर, फिर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें या ना लिखें बताएं। चलो ये यूज़ कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, तो फाई इज ज़ीरो, इसका मतलब क्या, वी कैन इन्फर नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ज़ीरो हुआ तो दिस इम्प्लाइज क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। दिस मीन्स नो नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा है, ये बताता है कि अप्लाई कैसे करना है आपको। ये आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये अप्लाई करना बताएगा। कंसिडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। When calculating the flux of electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, तो हमें इस सरफेस पे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स हमने निकाला E डॉट डी एस। अब ये क्लोज सरफेस एस पे ले रहे हैं, इसका नाम मैंने एस दे दिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, इस चार्ज पे। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ, एनसीईआरटी की अगेन लाइन में एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, जैसे ये एक्चुअली दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उन्होंने लिखा है, तो यहाँ लिखा हुआ उन्होंने, ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ये गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 Q3 Q4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर है वो सारे चार्जेस पे डिपेंड करती है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। बट जो Q एनक्लोज्ड है वो सिर्फ इन चार्जेस पे डिपेंड करता है जो चार्जेस सरफेस के अंदर है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब चार्जेस पे डिपेंड करेगी, बट Q एनक्लोज जो डिपेंड्स ऑन द चार्जेस इनसाइड है एस सरफेस। तो इस क्वेश्चन में हमें पता लगा कि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे भी, इस पे भी, ऑल द चार्जेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये टोटली गॉस लॉ के क्वेश्चंस हैं। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward flux will, तो phi Q enclosed by epsilon naught है, तो अगर मेरा Q enclosed नहीं बदला तो मैं गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर दूं तो फ्लक्स में चेंज आएगा, कमेंट में बताओ। जैसे ये मान लो Q1 Q2 Q3, अब मैंने गॉसियन सरफेस को बड़ा कर दिया, चार्जेस वही है, तो Q एनक्लोज तो मेरा वही रहा ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो तो नहीं बदला।
तो इसीलिए मेरा क्या रहेगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम। आंसर इज सी। ओके, अब इधर आ जाओ। अब इस वाले में निकालना है। इसमें दिया है 4 क्लोज सर्फेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर शोन। तो इनके फ्लक्सेस का रिलेशन निकालना है। तो फाई क्या होगा, मेरा फाई क्यू की तरह लग रहा है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हर केस में हम क्यू एनक्लोज निकालते जाते हैं, आंसर पता लग जाएगा। ओके ओके, तो इस केस में क्यू एनक्लोज क्या है, 2Q है। इस केस में क्यू एनक्लोज क्या है, Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q। ठीक है, तो ये कटा, ये भी आया 2Q। इस केस में क्या है, क्यू एनक्लोज्ड। अब हमें क्यू एनक्लोज मतलब चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब ये जो पिंक से मैंने सरफेस मार्क करा है उसके अंदर कितना चार्ज है, वो क्या है, Q प्लस Q। तो इधर भी क्यू एनक्लोज्ड है 2Q के इक्वल। सिमिलरली इधर क्यू एनक्लोज क्या आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, लिखो क्या आ गया। 8Q माइनस 2Q माइनस 4Q। 8 माइनस 6Q क्या आया, 2Q। तो हमने क्या देखा, क्यू एन क्लोज जो है वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी। तो क्यू एन क्लोज हर केस में क्या है, 2Q। तो हर सरफेस में फ्लक्स भी तो सेम होगा, राइट। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ये तो बताओ मेरे को कमेंट में, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो आंसर क्या आ रहा है, सी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी में भी है बना हुआ है, बट उसका फॉर्म चेंज कर दिए गए। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above the center of square surface of HA as shown in the figure. The electric flux through the sphere is, तो बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है इसमें लगेगा तो गॉस लॉ, बट गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन क्लोज्ड सरफेस। तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, राइट। तो हम क्या लेंगे, एक स्क्वायर का हमें शीट दिया हुआ है, उसको हम ऐसे क्यूब की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट। और ये चार्ज यहाँ रख देंगे। तो ये चार्ज का डिस्टेंस इधर क्या दिया हुआ है, ये इसका ये a है और ये डिस्टेंस a/2 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ a/2 है। बाकी सरफेसेस भी रख लेंगे ऐसे ये सारे, ये क्यूब बन जाए, मेरा क्लोज सरफेस हो जाए। मेरा सरफेस क्लोज हो जाए तो मेरा ये क्या हो जाएगा, बेसिकली गॉसियन सरफेस। मैंने क्यूब इसलिए लिया क्योंकि मेरे को गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज जैसे रखा हुआ है, ये बीच में सेंटर में रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम में सिमेट्री ये है ना। तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से करना चाहिए, उतना ही इस सरफेस से, उतना ही इस सरफेस से, ये आगे वाला पीछे वाले सब सरफेसेस। तो क्यूब में टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं ना। तो हर एक से सेम फ्लक्स होना चाहिए, है ना। फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, थ्रू ईच ऑफ द 6 सरफेसेस इज सेम, है ना। और टोटल फ्लक्स मेरा गॉस लॉ में जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2, सॉरी φ2 प्लस φ3 प्लस φ6। ये φ1 क्या है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, φ2 क्या है, सरफेस 2 से फ्लक्स, ये सरफेस 3 का फ्लक्स, ये सरफेस 6 का से जो फ्लक्स है ना। और मैंने क्या बोला कि मेरा हर सरफेस से जो फ्लक्स है वो सेम है। तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ6 इक्वल टू φ, सब φ के बराबर ले लो, ठीक है। तो मेरा φ टोटल कितना हुआ, टोटल फ्लक्स जो मेरे गॉसियन सरफेस से है, ये किससे है, मेरा गॉसियन सरफेस से है।
तो टोटल फ्लक्स ये हो गया फाई टोटल, और ये किसकी इक्वल है, 6 फाई के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल और ये भी, तो 6 फाई हो गया है ना। और फाई टोटल किसके बराबर है, क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्यू एन क्लोज क्या है, चार्ज एन क्लोज सिंपली क्या है, बताओ कमेंट में लिखो, बताओ क्या आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा क्या आया इधर, तो मेरे 6 स्फेयर से जो फ्लक्स है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो मेरे को तो सिर्फ इसी वाले स्क्वायर सरफेस से फ्लक्स चाहिए, एक ही से चाहिए फ्लक्स, ठीक है। तो 6 फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या है मेरा, फ्लक्स थ्रू एक स्क्वायर सरफेस, वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से जो मेरा फ्लक्स है वो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया सिंपली। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये बी, राइट। अब आते हैं इस केस में, तो इधर क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। क्या ये सही है, चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। अब वो कह रहा है ये एक सरफेस है, तो ये है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ फ्लक्स इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और नॉट, होनी चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताओ। चलो, तो अगर फ्लक्स 0 है तो क्यू एन क्लोज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फ्लक्स 0 तो इट मीन्स ई डॉट डी एस 0। अब ई डॉट डी एस 0 है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये 0 है, उसमें जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ये देखो, मान लो मैंने इधर एक डाइपोल रखा और मुझे इधर देखना है कि अब ये सरफेस को मैंने नाम दिया S, तो अब फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 है, ठीक है। अब मैंने मान लो ये डाइपोल का ये एक्सियल पॉइंट है एक, ठीक है। मान लो मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, ठीक है। डाइपोल को थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं, ये मान लो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये मेरा डाइपोल है। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ये एक्सियल पॉइंट है, इस डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल की वजह से इधर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट ए नाम दे देती हूँ उसको, एट पॉइंट ए इज नॉन जीरो। वाई, बिकॉज ये एक्सियल पॉइंट है। बट इस केस में फ्लक्स निकालो, फ्लक्स क्या है, तो इधर क्यू एन क्लोज क्या है, माइनस, ये मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में फ्लक्स तो 0 हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, क्योंकि ये पॉइंट ए क्या है, एक्सियल पॉइंट है, ये जो मैंने इधर बताया है सारा, ठीक है। तो ये कि अगर फ्लक्स 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी। और चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, रीजन, अब वो कह रहा है कि अगर फ्लक्स 0 हो तो चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, इनसाइड द सरफेस इज 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर फ्लक्स 0 हुआ तो चार्ज सरफेस के अंदर 0 हुआ। अब ये जो मैंने ऊपर केस ये वाला डिस्कस करा है, इसी को एग्जांपल ले लो। इस केस में फ्लक्स 0 है, तो फ्लक्स 0 का सीधा सीधा ये इम्प्लाई करता है कि क्यू एन क्लोज 0 है, जरूरी नहीं कि चार्ज 0 होना चाहिए। तो इसमें मेरे को बताओ क्या क्या आंसर सही होना चाहिए, क्या असर्शन सही है, बताओ कमेंट में लिखो। तो असर्शन सही नहीं है, रीजन सही है, चार्ज इनसाइड 0 होना चाहिए, नहीं भाई चार्ज नहीं, क्यू एन क्लोज 0 होना चाहिए, तो रीजन भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ, ए एन आर बोथ आर फॉल्स, आंसर हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो आंसर एक्चुअली हुआ
फोर्थ वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर आर, दे रखे हैं ये सारे, इन विच अल्फा इज दिस, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और ए हमें दे रखा है 1 मीटर है। तो इधर क्या है, ई एक्स दे रखा है अल्फा एक्स, और बाकी सारे ई वाई और ई जेड जीरो है, ये ई जेड भी जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सिर्फ इस डायरेक्शन में है, ई एक्स इधर है, और ये क्या है, अल्फा एक्स। तो मेरा जो फ्लक्स थ्रू द क्यूब है वो क्या है, टोटल फ्लक्स जो क्यूब के थ्रू है वो है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 से लेके प्लस φ6 तक, ठीक है। ये φ1 क्या है, मेरा फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब, तो ये हो गया ई डॉट डी एस। ये क्या हो जाता है बेसिकली, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, बेसिकली सरफेस का, अगर ये सरफेस है तो उसका दो नॉर्मल बनते हैं, किधर बनता है किधर बनता है, बट हम बनाने के लिए लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है, ये नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो जिस केस में थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 होता है 0, तो दैट सरफेस will not contribute to flux, ठीक है। ये वाला सरफेस तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो अगर मेरा मान लो नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, तो ये वाला एंगल थीटा 90 हो गया, तो ये सरफेस तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्यूब से कि कौन से सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे कौन से नहीं। सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्यूब है और प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रही है। तो अब मैं हर केस में आपको बताऊंगी नॉर्मल किधर पॉइंट कर रहा है। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इस सरफेस का जो नॉर्मल है ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये पीछे वाले सरफेस के लिए भी सेम यही है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। और अब मैं इन दोनों सरफेसेस की बात करती हूँ। तो ये वाले सरफेस का नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। और इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है, ये जो मैंने ये वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में थीटा 180 डिग्री है। ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये नॉर्मल का और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में थीटा 180 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सो फ्लक्स के लिए सिर्फ ये वाला सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा। तो बाकी इन सरफेसेस के लिए, इसके लिए, ये नीचे वाले सरफेसेस के लिए, या ये जो पीछे है इधर, इन केस में क्या हो जाएगा, इन सारे केसेस में क्या हो जाएगा कि इधर जो है नॉर्मल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला जो सरफेस है सिर्फ यही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और इधर जो है नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, इधर है। इस सरफेस के लिए इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये नॉर्मल 2 का हो गया और 1 का नॉर्मल इधर हो गया, ठीक है। तो बस यही दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स में, बाकी सब नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने देख लिया है कि सिर्फ 1 और 2 सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स में, और इनके नॉर्मल्स हैं N2 और N1, ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो बाकी सारे, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, φ1 प्लस φ2 की वजह से ही है ना। और φ1 क्या हो गया, ई डी एस 1 कॉस थीटा 1। तो 1 पे देखें, इस वाले पे आते हैं 1 पे। तो 1 की बात करें हम तो 1 कुछ ऐसे है, इसका नॉर्मल इधर है। 1 की बात करें तो इसका नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये सरफेस 1 के लिए। तो थीटा क्या हो गया,
180 डिग्री है ना, तो फाई वन हो जाएगा EDS1 cos 180, और cos 180 क्या होता है, -1, तो क्या हो गया माइनस EDS1। अब ये पूरे सरफेस वन पे यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रल के बाहर निकल आएगा और हो जाएगा DS1। और वन का एरिया क्या है, ये क्यूब है जिसका लेंथ है a, तो वन का एरिया क्या हो जाएगा A², राइट। तो इसका एरिया हो गया -E, ये DS1 बेसिकली है कि एरिया ऑफ सरफेस वन, ठीक है, तो ये हो गया A²। अब फाई टू क्या हो गया, EDS2 कॉस निकालना है। इसके केस में क्या है, ये देखो सेकेंड सरफेस यहाँ दिखा देती हूँ। सेकेंड सरफेस के केस में क्या है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो गया 0, राइट। तो इस केस में ये देखो नॉर्मल इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा 0 हुआ, तो ये क्या हुआ EDS2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस जगह पे x है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगेन x पे डिपेंड कर रही है और x सेम है पूरे सरफेस 2 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस 2 पे कांस्टेंट रहेगी। तो पूरे सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर ले गए EDS2, तो ये E1 लिख लेते हैं इधर, क्योंकि सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्योंकि x पे डिपेंडेंट है ना, अलग है, E2 लिख देते हैं इधर, सॉरी इधर E1 लिख देते हैं और इधर E2 लिख देते हैं, ठीक है। तो E2 DS2, तो ये क्या हो गया DS2 क्या हो गया, इंटीग्रल DS2 हो गया एरिया ऑफ दिस सरफेस 2, इसका एरिया क्या होगा, ये बेसिकली स्क्वायर है लेंथ ए का, तो इसका भी एरिया हो गया A², तो इसका एरिया आ गया A², ठीक है। तो E2 DS2 क्या आ गया मेरा, E2 A², ठीक है। तो नेट मेरा फ्लक्स क्या है, फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है। तो सिंपली ऐड करना है, फाई क्या हो गया, तो नेट मेरा फ्लक्स क्या हो गया, फाई वन प्लस फाई टू, वो हो गया E2A² माइनस E1A²। अब E क्या है, अल्फा x। अब 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए x क्या है, देखो यहाँ चलते हैं वापस से फिगर पे, सरफेस 2 के लिए x है 2a, a प्लस a, और सरफेस 1 के लिए x क्या है a, है ना। तो सरफेस 2 के लिए x 2a और सरफेस 1 के लिए x है a, तो क्या हो गया, सरफेस 2 के लिए x है 2a और सरफेस 1 के लिए x है a, तो ये क्या हो गया E2 is 2a अल्फा A² माइनस, लाइन डाल लेते हैं, माइनस अल्फा A² तो क्या आ गया अल्फा A³ हमारा आंसर है नेट फ्लक्स का, ठीक है। हमारा नेट फ्लक्स आ चुका है हमारे पास अल्फा A³, ठीक है। तो A हमारा 1 मीटर है और अल्फा क्या है 800 है, तो फाई क्या हो गया 800 इंटू 1, तो 800 आ गया। सिंपली हमें बी को टिक करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आई होप ये वीडियो में आपको देखने में हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। A square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field acting along the plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown. The electric flux linked to the surface in units is। So जो क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है वो मान लो कुछ ऐसा है और ये मान लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स क्या होगा इस स्क्वायर पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इस सरफेस से नॉर्मल बनाएंगे पहले कहाँ जा रहा है। और इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है, जो मैंने ग्रीन पेन पकड़ा हुआ है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए इस केस में फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, तो हो गया ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो अब आपने देखा कि ये थीटा इस केस में 90 डिग्री है, और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, राइट। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इस केस में आंसर है डी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास अ चार्ज Q is placed at the center of line joining two equal charges Q। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ चार्ज Q is placed at the center of line joining two equal charges Q। तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल Q चार्जेस हैं 2, और उनके बीच में हमने एक चार्ज रख दिया स्मॉल q। अब वो कह रहा है द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू। तो अब वो कह रहे हैं कि ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे चार्जेस मतलब नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। इट मीन्स कि एफ नेट जो कैपिटल क्यू पर है, स्मॉल क्यू पर है, और जो दूसरे वाले कैपिटल क्यू पर है वो 0 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इधर ये दी हुई है कि ये जो स्मॉल क्यू रखा हुआ है ये सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस के ये सेंटर में रखा हुआ है। तो ये x और ये भी x हो जाएगा, और ये जो दोनों कैपिटल क्यू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, तो इसको चार्जेस को मैं नाम दे देती हूँ 1, 2 और 3। तो इसको मैंने नाम दिया 1, इसको 2, इसको 3, क्योंकि दोनों का नाम 2 कैपिटल की हो गए इसलिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें स्मॉल क्यू चार्ज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट फोर्स ऑन क्यू और कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू 0 है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालने के लिए अभी हम ये केस ले लेते हैं कि एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू इज 0, ठीक है। ये कैपिटल क्यू कौन से वाला, ये वाला। तो क्यू और आगे लिख देते हैं 1। फिगर को थोड़ा सा रीड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास था कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, इसका नाम था 1, इसका स्मॉल क्यू का था 2 और ये था 3। तो मैंने ये फिगर बना लिया है, और मैं कंडीशन यूज़ करूँगी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। मैं कंडीशन यूज़ करूँगी एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू इज़ 0। अब इसके लिए मैं कैपिटल क्यू जो है 1 भी ले सकती हूँ और ये वाला 3 भी ले सकती हूँ, बट अभी मैं ये वाला चार्ज कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू इज़ 0 क्यों नहीं ले रही। तो क्वेश्चन में अगर मैं ये वाला कंडीशन लूँगी तो आप लोग करके देख लेना, मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगी। उससे आपको ये जो इधर क्वेश्चन में कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है ना कि ये स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी मिडल में दिया हुआ है, तो अगर आप एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू 0 ये यूज़ करोगे ना तो आपको बेसिकली यही चीज़ मिलेगी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों इक्वल है। आप इसको करके देख लेना बाद में, बट अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार बाद में फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। आया या नहीं आया ये चीज़ आपको समझ, ये बताओ, कमेंट करो। तो अगर मैं बेसिकली ये कंडीशन लेती हूँ तो बेसिकली मेरे पास यही आएगा कि ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर में रखा हुआ है, तो ये x और x बराबर है। बस यही कंडीशन आएगी, करके देख लेना। बट ये चीज़ ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रही। तो आप जब और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा कि कब क्या चीज़ यूज़ होनी है। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तो मैं इसको काफ़ी आसानी से समझाने वाली हूँ, बस मेरे को फॉलो करते रहना। अब ये जो चार्ज Q है
इस पे दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है, एक 2 की वजह से, एक 3 की वजह से। सो 1 में जो फोर्स लग रही है 2 की वजह से, उसको मैंने नाम दिया है F12, और जो 1 पे फोर्स लग रही है 3 की वजह से, उसको मैंने नाम दिया है F13। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं। क्या है? F12 इज द फोर्स ऑन Q, जिसको हमने नाम दिया 1, ड्यू टू स्मॉल q, तो इसको मैंने नाम दिया है 2। तो बेसिकली F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F13 क्या है? फोर्स ऑन Q1, जिसको मैंने 1 नाम दिया है, ड्यू टू कैपिटल Q, जिसको मैंने 3 नाम दिया है। तो F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F13 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, अब नेट फोर्स ऑन Q1 0 है। इस 1 पे दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो गया? F नेट ऑन 1 क्या हो गया? Q1 क्या हो गया? वो हो गया वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, F12 का मैग्नीट्यूड और F13 का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हमें चाहिए इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं पहले F12 क्या है। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख लेती हूँ फोर्सेस F12 और F13 का क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q। तो ये q क्या है? 1, और स्मॉल q क्या है? 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको मैंने नाम दे दिया है F12। तो ये क्या हो जाएगा? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? x, राइट? तो हो जाएगा बाय x स्क्वायर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्स ऑन q, तो ये 1 है, ड्यू टू कैपिटल Q 3। तो ये है फोर्स ऑन Q ड्यू टू ये वाला Q, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हो गया Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्सेस आ गई। तो अब मैंने मैग्नीट्यूड्स लिख लिया है, अब मुझे डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आप इधर देखो, मैं थोड़ा सा इस फिगर को एनलार्ज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को F12 और F13 की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अभी के लिए हमें इन चार्जेस के साइन तो दिए नहीं हुए हैं कि इसका क्या साइन है, इसका क्या साइन है, या इसका क्या साइन है। तो चार्ज के साइन नहीं दिए हुए हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये x मैं हटा देती हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस स्मॉल q को भी मैं मान लेती हूँ पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करूँगी तो अपने आप मेरे को आंसर में नेगेटिव साइन दिख जाएगा इस स्मॉल q का। अभी के लिए मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालनी है F12 की। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 2 चार्ज। अब क्योंकि ये दोनों चार्ज, ये भी और ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल q चार्ज है, ये इस कैपिटल Q चार्ज को अपने से दूर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें चाहिए F13 की डायरेक्शन। तो F13 क्या है? F13 है फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू दिस 3 दूसरे वाला कैपिटल Q चार्ज की वजह से। अगेन ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दूसरे कैपिटल Q चार्ज को अपने से दूर फोर्स लगाएगा। तो दोनों ही फोर्सेस हम देख रहे हैं एक डायरेक्शन में है। तो हमारे पास F12 भी है और F13 भी है। ठीक है,
तो बस हमारे पास इनकी डायरेक्शंस भी हैं। करना क्या है, बस यूज़ करना है इन कॉन्सेप्ट्स को, अब कुछ नहीं बचा। अब हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस वन चार्ज, जो कि क्या है F12 और F13 का वेक्टर सम है। अब क्योंकि F13 और F12 एक ही डायरेक्शन में है, तो F1 किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स ऑन वन किस डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा ना, क्योंकि F13 और F12 एक ही डायरेक्शन में है। इधर देख लो इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो F1 क्या हो गया, F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F13 प्लस F12, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और नेट फोर्स ऑन वन क्या है, ये 0 के इक्वल है। इधर देख लो, मैंने इधर बताया हुआ है, ठीक है। तो बस क्या करो, इसको लिख लो, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है ना, बस इसको लिखना है अब। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये चीज़ तो 0 है नहीं, तो क्या 0 होगा, ये चीज़ 0 है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, हमारे पास आ गया क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेती हूँ। अब इधर ना क्यू 0 है ना एक्स स्क्वायर 0 है, दिस मीन्स कि ये टर्म 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन है इसका ए करेक्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है।